शादी की पार्टी के लिए बेटे ने मां की लाश को 4 दिन फ्रीज में रखा। एक मां के बलिदान की दिल दहला देने वाली कहानी। नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल प्यार और रिश्ते में स्वागत है। हमारी आज की कहानी है राजस्थान के अपना घर। वृद्धाश्रम से जुड़ी एक ऐसी सच्ची और दिल तोड़ने वाली घटना सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपका दिल रो पड़ेगा। कहानी है श्रीमती विमला देवी जी, उम्र 77 की, जो वर्षों से यहाँ रह रही थीं। विमला जी का चेहरा हमेशा शांत रहता था, मगर उनकी आंखों के नीचे बनी उदासी की गहरी रेखाएं उनकी जिंदगी की अनकही कहानी कहती थीं। विमला जी ने अपनी पूरी जवानी, हर इच्छा, हर सपना अपने इकलौते बेटे अविनाश के लिए कुर्बान कर दिया था। अविनाश को एक अच्छी जिंदगी देने के लिए उन्होंने कितनी रातें जागकर सिलाई की थी, कितने लोगों के घरों में बर्तन मांजे थे। जब अविनाश को इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला मिला तो विमला जी ने अपनी पैतृक जमीन का छोटा सा टुकड़ा बेच दिया ताकि उनके बेटे को पढ़ाई में कोई कमी न हो। अविनाश बड़ा हुआ, शहर गया, मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी नौकरी पाई और नाम कमाया। लेकिन जैसे जैसे उसका बैंक बैलेंस बढ़ा, वैसे वैसे उसकी माँ के लिए उसके दिल में स्पेस कम होता गया। 2 साल पहले अविनाश ने बहुत सधे हुए शब्दों में अपनी माँ से कहा था, माँ, आप शहर में मेरे छोटे से अपार्टमेंट में एडजस्ट नहीं कर पाएंगी। यहाँ कोई आपकी देखभाल नहीं कर पाएगा। आप कुछ दिन इस अपना घर आश्रम में आराम कीजिए। और वह कुछ दिन आज 2 साल में बदल चुके थे। विमला जी बस एक ही आस में जीती थीं कि उनका बेटा एक दिन आएगा और कहेगा, माँ, चलो अब घर चलते हैं। अपना घर आश्रम की मैनेजर सुधा गुप्ता जी विमला जी की हालत से पूरी तरह वाकिफ थीं। सुधा जी ने विमला जी को एक माँ की तरह प्यार दिया था। पिछले 6 महीनों से विमला जी की तबीयत लगातार बिगड़ रही थी। उन्हें बस कमजोरी और लगातार बुखार रहने लगा था। सुधा जी मन ही मन सोचती हैं, बस एक बार अविनाश आ जाए और अपनी माँ को देख ले। शायद बेटे को देखकर ही विमला जी में जीने की ताकत आ जाए। सुधा जी ने इस बीच कम से कम 10 बार अविनाश को फ़ोन किया था। सुधा जी, डायलॉग, बेटा अविनाश, तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत नाजुक है, उन्हें तुम्हारी ज़रूरत है, प्लीज़ एक बार। अविनाश झुंझलाहट भरी आवाज़ में जवाब देता, सुधा जी, मैंने आपको बताया ना, मैं अभी एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट में फंसा हूँ, मीटिंग्स चल रही हैं, आप थोड़ा ध्यान रखिए, डॉक्टर को दिखा दीजिए, पैसे मैं भेज देता हूँ। पैसा? अविनाश हमेशा हर रिश्ते को, हर फ़र्ज़ को पैसे से तौल देता था। और फिर वह सुबह आई जब घड़ी में ठीक 9:30 थे। विमला जी ने बड़ी शांति से, बिना किसी को परेशान किए, अपनी आंखें हमेशा के लिए बंद कर लीं। उनकी बगल में अविनाश की एक पुरानी धुंधली सी तस्वीर रखी थी। यह खबर आश्रम के सभी बुजुर्गों के लिए एक गहरा सदमा थी, खासकर जगदीश चाचा, उम्र 82 के लिए, जो विमला जी को अपनी बहन मानते थे। अब सबसे मुश्किल काम था अविनाश को खबर देना। सुधा जी ने खुद को संभाला और भारी दिल से अविनाश का नंबर डायल किया। फ़ोन तुरंत उठा लिया गया। दूसरी तरफ से जोरदार डीजे की आवाज़, ढोल और हंसी मजाक का शोर आ रहा था। सुधा जी गला रूंध गया था। अविनाश, मैं अपना घर से बोल रही हूँ, तुम्हारी माँ विमला देवी अब हमारे बीच नहीं रहीं। सुधा जी ने आंखें बंद कर लीं। उन्हें लगा कि अब बेटा रोएगा, तड़पेगा, मगर अविनाश की आवाज़ में सिर्फ चिड़चिड़ाहट थी। अविनाश तेज और लापरवाही से, क्या? अभी? यह क्या वक़्त है? आप जानती भी हैं, कल मेरी रोका सेरेमनी एंगेजमेंट है और 3 दिन बाद ग्रैंड वेडिंग रिसेप्शन है। पूरे घर में मेहमान हैं, सारा इवेंट मैनेजमेंट हो चुका है। इस वक़्त अगर मैं वहाँ आया तो सब कुछ रुक जाएगा, सब गड़बड़ हो जाएगी। सुधा जी सन्न रह गईं। वह अविनाश की इस निर्मम प्रतिक्रिया को सह नहीं पाईं। सुधा जी आंसू और गुस्से के साथ, अविनाश, ये तुम्हारी माँ है, क्या तुम एक बार भी अंतिम दर्शन के लिए नहीं आओगे? अविनाश जैसे कोई बड़ा फैसला सुना रहा हो, देखिए, ये सेंटिमेंटल होने का वक़्त नहीं है। मैं एक बिजनेसमैन हूँ, ये मेरी शादी है, मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा इवेंट। आप एक काम कीजिए, मेरी शादी की सारी रस्में ख़त्म होने में पूरे 4 दिन लगेंगे। आप बस माँ की बॉडी को आश्रम के सबसे बड़े डीप फ्रीजर में रखवा दीजिए। मेरी फंक्शन लिस्ट में अभी 1 मिनट भी खाली नहीं है। 4 दिन बाद रिसेप्शन ख़त्म होते ही मैं आऊँगा और फिर क्रिया कर लेंगे। प्लीज़ कोई पब्लिसिटी स्टंट या ड्रामा मत कीजिएगा। सुधा जी को लगा जैसे उनके कान से खून बहने लगा हो।
माँ को बॉडी कहना और उसे फ्रीजर में रखने का आदेश देना। अविनाश ने अपनी माँ को एक माँ नहीं बल्कि शादी के रास्ते में आने वाली एक रुकावट समझ लिया था। सुधा जी ने बिना एक और शब्द कहे फोन काट दिया। उन्होंने मुट्ठी भींच ली। सुधा जी, जगदीश चाचा से कहा, चाचा, हम विमला जी के साथ यह अन्याय नहीं कर सकते। हम उन्हें उनके फ्रीजर में नहीं रखेंगे, यह अंतिम अपमान होगा। आश्रम के सभी बुजुर्गों ने एक स्वर में कहा, नहीं, हम उनके अपने हैं, हम उन्हें सम्मान देंगे। अगले ही दिन अपना घर वृद्धाश्रम के सभी सदस्यों ने मिलकर विमला देवी का अंतिम संस्कार किया। उस अर्थी को अविनाश ने नहीं, बल्कि बूढ़े, कमजोर मगर दिल से मजबूत जगदीश चाचा और आश्रम के 2 सेवकों ने कंधा दिया। मंत्र गूंज रहे थे, मगर उस श्मशान घाट में उदासी और गुस्सा दोनों थे। यह अंतिम संस्कार एक बेटे की गैर मौजूदगी का भी अंतिम संस्कार था। ठीक 4 दिन बाद शाम को एक चमचमाती गाड़ी ब्यावर आश्रम के गेट पर आकर रुकी। अविनाश बाहर निकला। उसने एक महंगा सूट पहना था। चेहरे पर जरा भी थकान नहीं थी, बस एक हल्की सी औपचारिकता थी। अविनाश झुककर मगर आंखें सुधा जी से मिलाए बिना, हाँ तो बताइए, माँ की बॉडी कहाँ है? अब जल्दी करते हैं, मुझे आज रात की फ्लाइट से हनीमून के लिए निकलना है। सुधा जी उसकी तरफ मुड़ीं। उनकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, केवल एक ठंडी कठोर सत्यता थी। सुधा जी, धीमी पर पत्थर सी कठोर आवाज में, अविनाश, तुम बहुत देर से आए। तुम्हारी माँ को उस फ्रीजर की जरूरत नहीं पड़ी। हमने, उनके अपने परिवार ने, उन्हें 4 दिन पहले ही मुक्ति दे दी। हमने उन्हें बॉडी नहीं समझा, हमने उन्हें माँ समझा। अविनाश का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वह कुछ पल हकलाया, फिर गुस्से से लाल हो गया। अविनाश, यह क्या बकवास है? आप होती कौन हैं फैसला करने वाली? मैं उनका बेटा हूँ। सुधा जी, गहरी सांस लेकर, हाँ, तुम बेटे थे, मगर तुम्हारा यह रिश्ता वहीं मर गया जब तुमने अपनी माँ को अपनी शादी की खुशियों के लिए 4 दिन तक फ्रीज में रखने का आदेश दिया। आज तुम्हारी माँ को अंतिम शांति मिली है। जाओ और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करो, बिना इस बोझ के कि तुम एक माँ के अंतिम सम्मान के भी लायक नहीं थे। अविनाश एक पल भी और वहां नहीं रुका। वह खामोश, खाली हाथ और शायद दिल में एक छोटे से पछतावे के साथ वापस चला गया। वृद्धाश्रम के उस कोने में विमला जी की खाली कुर्सी अब हमेशा के लिए अविनाश की कहानी कहती रहेगी। क्या पैसा सचमुच हर रिश्ते और हर फर्ज को तौल सकता है? क्या अविनाश ने अपनी माँ को आश्रम भेजकर और उनकी मृत्यु को शादी की रुकावट मानकर खुद को एक अमीर अनाथ नहीं बना लिया? दोस्तों, हमारे चैनल प्यार और रिश्ते को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही प्यारी और रिश्तों से जुड़ी कहानियाँ देखने के लिए हमें फॉलो करें।